आदाब नाजरीन, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर की 4 धमाकेदार खबरें जो हैं अभी अभी की सामने आ रही हैं, जहां तालिबान का कद इतना बढ़ चुका है कि अब पूरी दुनिया उसका लोहा मानने लगी है। और जब लोहा मानने लगी है तो उसकी खुदमुख्तारी को देखते हुए रशिया ने बड़ा कदम उठा दिया है रूस यूक्रेन जंग के बीच में तालिबान को लेकर के। वहीं वेस्ट बैंक में किस तरीके से शदीद झड़पें जारी हैं और कैसे हिजबुल्लाह जो है गोलानी ब्रिगेड्स पर निशाने साध रहा है, उस पर बात की जाएगी। तो वहीं बात की जाएगी कि कैसे अब नेतन्याहू हमास और लेबनान से सीज फायर के लिए छटपटा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। वहीं पहली खबर पर हम नजर डालते हैं कि रूस ने तालिबान को ब्लैकलिस्ट से हटाने का ऐलान कर दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगोई शोइगु ने सोमवार को अफगान सरकार के अधिकारियों से काबुल में मुलाकात की। उन्होंने घोषणा की कि रूस जल्द ही तालिबान को अपनी ब्लैक लिस्ट से हटा देगा। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चीन और ईरान के विशेष प्रतिनिधि भी काबुल में मौजूद है। ये तीन बड़े देशों का ऐसा साझा प्रयास है जो अफगानिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा पर केंद्रित है। सरगोई शोइगु ने अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की है और कहा है कि रूस अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है। बरादर ने बताया कि रूस ने तालिबान का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाने और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की बात कही है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि रूस तालिबान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान में मौजूद आईएस, इस्लामिक स्टेट, खुरासन जैसे आतंकवादी संगठनों का सामना करना चाहता है। तालिबान ने बार बार सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। मुलाकात में खनन, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत हुई। रूस ने अफगान ट्रांस प्रोजेक्ट का समर्थन किया जो अफगानिस्तान को क्षेत्रीय व्यापार में अहम भूमिका दिला सकता है। शोइगु ने यह साफ तौर पर कहा कि रूस अफगानिस्तान की शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षण की भूमिका बहाल करना चाहता है। चीन के विशेष प्रतिनिधि ने भी अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग की बात की। ये मुलाकातें अफगानिस्तान की स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। और कैसे दुनिया जानती है कि अमेरिका को खदेड़ने का काम तालिबान द्वारा किया गया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास के वरिष्ठ नेता उसामा हमदान ने कहा है कि इजराइल जंग के मैदान में नाकाम रहने के बाद अब बातचीत से अपने मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। हमदान ने अलमायदीन से बातचीत में कहा कि गजा पर हमले रोकने और 5 दिन की युद्ध विराम की चर्चा फिलिस्तीनी जनता की मांगों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने लोगों पर हो रहे जुल्म हमलों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमदान ने बताया कि इजराइल अपने कैदियों को छुड़ाने और हमास को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस अपने लोगों की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र में अमन कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमदान ने कहा कि अगर गजा में लड़ाकों से संपर्क टूट जाता है तो इजरायली कैदियों की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। अगर ये लड़ाके शहीद हो जाते हैं तो इन कैदियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि गजा में मौजूदा इजरायल कैदियों की स्थिति क्या है। हमदान ने रविवार को लेबनानी रेजिस्टेंस द्वारा किए गए 51 ऑपरेशंस को खुदा का जलाल वाला दिन कहा है। उन्होंने बताया कि लेबनानी रेजिस्टेंस ने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वे इसकी भारी कीमत चुकाए और उसके अधिकारी बंकरों में छुपने को मजबूर हो गए हैं। हमदान ने कहा कि अगर लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा होती है तो उसका स्वागत है। उन्होंने हिजबुल्लाह के समर्थन और कुर्बानियों की तारीफ करते हुए कहा कि लेबनान की रेजिस्टेंस का समर्थन करना जरूरी है।
हमदान ने कहा कि कतर के साथ हमास के संबंध गहरे हैं और ये इजराइल की कोशिशें से कहीं अधिक मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम रेजिस्टेंस के साथी हैं और हर मसले पर मिलकर काम करते हैं, जो कि साफ तौर पर तस्वीरें सीज फायर पर आप लोगों के जहन में क्लियर हो चुकी होंगी। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी, तलाशी और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान कई जगहों पर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने विरोध किया। रामला के पास अल मुगैरिया गांव इजरायली सेना का घेराबंदी अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस घेराबंदी के चलते गांव में स्कूल बंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने कई घरों को खाली कराकर उन्हें सैन्य अड्डों से बदल दिया है। उत्तर खलील और फिलिस्तीनी युवाओं के कर्मे तजूर कॉलोनी के पास इजरायली बस पर पत्थर फेंके गए, जिससे बस को नुकसान हुआ। वहीं सीर गांव में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली सेना के छापे का सामना किया। अल ऐन इलाके में इजरायली सैनिकों ने नागरिकों पर गोलियां चलाई। वहीं वेस्ट बैंक के अन्य गांवों और कस्बों में भी ऐसी झड़पें हुई हैं। इजरायली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पत्थर फेंके। इजरायली सेना ने अल खलील के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर सैन्य चेक पॉइंट लगाया, जहां वाहनों में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों पर आंसू गैस छोड़ी गई, जिससे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं साथ ही इजरायली सेना ने अल खलील, सीर, यता, डुरा और हुल कस्बों पर अल फवारा और अल अरूब शरणार्थी कैंपों में प्रवेश बिंदुओं पर भी चेक पॉइंट बनाए। ये छापेमारी अभियान और घेराबंदी वेस्ट बैंक में लगातार बढ़ते तनाव और हिंसा को साफ तौर पर दर्शाती है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोलानी ब्रिगेड्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफे की पेशकश की है। गोलानी ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ योव यारुम ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों के दौरान घायल होने और एक घटना में एक इजरायली शोधकर्ता और एक सैनिक के मारे जाने के बाद अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। यारुम ने 71 वर्षीय इजरायली शोधकर्ता जीव इलिर्ची को इजरायली सेना के साथ लेबनान की सीमा के गांवों का दौरा करने की इजाजत दी थी, लेकिन वे दौरा बिना उचित मंजूरी और प्रोटोकॉल के हुआ। दक्षिण लेबनान के एक गांव में जहां हजरत शमौन अल सफा के मजार का दौरा किया गया, इसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से खाली समझा गया था। वहां मौजूद पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले में यारुम घायल हो गया। गलोनी ब्रिगेड्स की 13वीं बटालियन के कंपनी कमांडर को भी गंभीर चोटें आई और एक सैनिक तथा एलर्ची की मौत हो गई। एलर्च के इस दौरे को इजरायली सैन्य कमान से मंजूरी नहीं मिली थी। इस मामले में यारुम की भूमिका पर जांच जारी है। जांच पूरी होने से पहले ही यारुम ने एलर्ची की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए गोलानी ब्रिगेड्स के कमांडर को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो किस तरीके से खलबली मची हुई है इजरायली फौज में, इसकी तस्वीरें साफ तौर पर लोगों के सामने हैं। जो बचे हैं वो भीख मांग रहे हैं अपनी जान की और इस्तीफा देकर के सत्ता से ही छुटकारा पा लेना चाहते हैं। ये वो भगौड़ी कौम है जो सायरन की आवाज सुनते ही बंकरों में जाती है और जब मिसाइलों की आवाज आती है और जब ये खुद आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे और जब ये चीजें इनके ऊपर बीती हैं, इजरायली फौज के ऊपर, तो एक एक कर इस्तीफों की झड़ी भी इजरायली फौज में लगातार लगती जा रही है।